हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है। एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर्स के अंदर हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी एनसीईआरटीज़ को आपके लिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम। ये हमारा जो है ज्योग्राफी की जो 10th क्लास तक की 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका 6 चैप्टर है। इससे पहले की जो ज्योग्राफी की किताबें हैं 6th की, 7th की, 8th एंड 9th की, वो सब अपलोड कर दी गई हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी हो तो आप एक बार देख सकते हो उन सभी को। तो आज की अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है, क्या उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो उसके अंदर रोल प्ले करते हैं उसके इस्टेब्लिशमेंट में, तो उन सब की बात की गई है। फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है, जो जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे लाइक द क्लासिफिकेशन किया गया है इंडस्ट्रीज़ का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर में। तो उन सब की यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो कोई भी गुड है, वो कोई भी गुड्स है, उसका प्रोडक्शन है लार्ज क्वांटिटी में होता है, प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल के थ्रू, और मोर वैल्यूबल उस प्रोडक्ट को बनाता है, तो इसको बेसिकली इस कंप्लीट प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इकोनॉमिक जो भी स्ट्रेंथ है किसी भी कंट्री की, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होती है। जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होगा उस कंट्री के अंदर में, वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन में, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में आपको हेल्प करती है। इंडस्ट्री जो बेसिकली कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो आपको यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन होना है एग्रीकल्चर का, उसके अंदर आपको हेल्प करेगी। दूसरा क्या है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अगर हम बात करें, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, प्री कंडीशंस है फॉर इरेडिकेशन, एम्पावरमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे कम होगा, पॉवर्टी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से। एक्सपोर्ट जो गुड हैं उनका इंक्रीज होगा, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में यहाँ पे जो पैसा है वो आएगा। कंट्रीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रॉ मटेरियल को इनटू ए वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश गुड के रूप में। तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट हैं। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। आजकल आपको एग्रो इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। आप देखिए कि किस तरीके से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया के अंदर इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट और भी लार्ज स्केल के ऊपर हो सकता है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि मेगा फूड पार्क हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर बेस्ड कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, शुगर केन की इंडस्ट्री, जो शुगर जो फैक्ट्रीज लगती हैं या शुगर की जो इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो वहाँ शुगर केन की ज़रूरत होती है। वीट का अगर हम बात करें, फ्लोर बनता है। इसके अलावा कॉटन से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है रॉ मटेरियल के रूप में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और जो एग्रीकल्चर है वो दोनों एक दूसरे का सेपरेट नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके काम करते हैं। उनके बीच में कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अगर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, तो वो यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टडी बताती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टैगनेंट हो गया है। 17% ऑफ जीडीपी बताया गया है कुछ इंडस्ट्रीज़ का। बेसिकली स्टूडेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो स्टैगनेंट होने के बिहाइंड में रीजन ये भी है कि एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट हैं, कोई एग्रीकल्चर बेस्ड अगर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है तो उनका एग्रीकल्चर का हमारे यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन का जो रेट है वो काफ़ी हाई है। ये कि तो ये भी है बिहाइंड में रीजन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ना होने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ना डेवलपमेंट होने की वजह से। इसके बिहाइंड में और भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस डेटा की, तो ये डेटा कम्प्लीटली चेंज होता रहता है, ऐसा कोई स्टैगनेंट डेटा नहीं है। यहाँ पे जो डाटा यूज किया गया है वो पुराना है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एवरी 3-4 ईयर्स के अंदर ये जो डाटा है वो चेंज होता है।
इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन होता है। आपको इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन तो होता है, पिछले कुछ समय से स्टैग्नेंट हुआ है। जो कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का वो स्टैग्नेंट हुआ है, ये तो आप मान सकते हो इस स्टडी से कम्प्लीटली। बट वो कितना हुआ है स्टैग्नेंट और कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, ये जो डाटा हैं ये हमेशा आपको चेंज होते हुए मिलेंगे। जो एनसीईआरटी बुक है वो पब्लिश की गई होगी उस समय में कि जो डाटा हैं वो डिफरेंट होंगे, प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात की गई है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर नियर बाई सिटीज़ है उनका डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन जो है उसका जो इंक्रीज होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन, क्योंकि किसी भी शहर के अंदर अगर इंडस्ट्री लगती है या नियर बाई प्लेस में तो वो जो सिटी होता है पास में, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं। आप देखिए कि रेंट भी एक अलग तरीके से एक बिजनेस है। रेंट का जो सिस्टम है कि लेबरर लोग से जो लेबर हैं जो आएंगे और इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, तो वहाँ पे जो रेंट के लिए वहाँ पे रहना आसपास के एरियाज़ के अंदर में। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, लेबर है, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइस हैं, ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर में। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो ये बेसिकली एग्लोमरेशन ऑफ द इकोनॉमी इनको बोला जाता है। एक इंडस्ट्रियल का एग्लोमरेशन होने के साथ साथ इस तरीके से वहाँ पे जो कंप्लीट इकोनॉमी का भी एक मेल जोल होता है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर बताया गया है कि प्री इंडिपेंडेंस के पीरियड में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो डेवलप की गई थी वो ऐसे एरियाज़ के अंदर डेवलप की गई थी जहाँ पे ओवरसीज जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे एरियाज़ के अंदर में ही डेवलप होंगे। आप देखिए कि जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है कि वहाँ पे लोकेशन कैसी है, जोग्राफिकली कोई फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन भी उनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट करती हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट अगर हम फैक्टर की बात करें तो है वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पे जो लेबर कैसी है, फाइनेंस कैसा है, इस तरीके की। इसके अलावा मार्केट कैसा है, मार्केट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं स्टूडेंट्स। तो ओवरसीज ट्रेड होने की वजह से उस समय में जितनी भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी वो आपको कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन सब एरियाज़ के अंदर डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा जब हम बात करें कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर बेस बहुत सारी इंडस्ट्री हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में इनका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसी बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की गई हैं। इंडस्ट्री का मार्केट लिंकेज के साथ में यहाँ पे कनेक्टिविटी की गई है कि कोई भी इनपुट होता है वहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, फिर वहाँ से जो है बेसिकली बताया गया है कि उसका ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट के साथ में उसका यहाँ पे हम बात करें कि फैक्ट्री के अंदर जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा, फिर उसका ट्रांसफ़र होगा, फिर वो मार्केट के अंदर जाएगा और कम्प्लीटली ये पैसा है यहाँ से यहाँ सर्कुलेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है स्टूडेंट्स, लोकेशन का क्या जो वहाँ पे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में क्या डिपेंड करता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल मिलना चाहिए लोकेशन के पास में। जो प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एट द साइट है वो भी वहाँ लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट द साइट, ये ऐसे काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे जो आइडियल लोकेशन होती है उसके ऊपर में ये डिपेंड करते हैं ये सब फैक्टर्स कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज़ की, इंडिया में बात करें या वर्ल्ड के अंदर बात करें, इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लेवल के ऊपर में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे, तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? कॉटन है, वूलन है, जूट है, सिल्क इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, रबर है। रबर इंडस्ट्री तो प्रेजेंट समय में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थी, और आप देखिए कि सिविल सर्विस मेंस का जो 2022 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी पूछा गया है। तो रबर है, इसके अलावा शुगर है, इस तरीके की काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं जो एग्रो बेस हैं। दूसरा, अगर हम ये रॉ मटेरियल बेस हैं स्टूडेंट्स, ये इंडस्ट्री जिसमें एग्रो बेस होती हैं, कुछ यहाँ पे मिनरल बेस भी आएंगे आपको, जिसमें आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम की जो इंडस्ट्री है। इसके अलावा अगर हम बात करें मशीन के जो टूल्स हैं, पेट्रोकेमिकल हैं, ये मिनरल बेस इंडस्ट्री हैं और ये कंप्लीट डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल के ऊपर में।
अगर हम बात करें तो उनके मेन रोल की, जो इंडस्ट्रीज़ का जो अगर हम बात करें कि जो मेन रोल है, यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि मेन रोल के अकॉर्डिंग बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने में जो हेल्प करती हैं, जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री और कॉपर स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, ये सब इंडस्ट्रीज़ का यहाँ नाम दिया गया है। कुछ यहाँ पे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ फॉर द कंज्यूमर। जैसे आप देखिए कि शुगर इंडस्ट्री है, टूथपेस्ट की जो हम ब्रश करते हैं, जो पेस्ट होता है, जो टूथ का जो पेस्ट होता है उसकी इंडस्ट्री है। पेपर है, शोइंग मशीन्स हैं, फैंस हैं, इस तरीके की कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कैपिटल जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ का, आपको भी पता होगा गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई एक सेक्टर है, तो माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइज है, ये सब वहाँ पे कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें ओनरशिप के ऊपर में कि अब प्राइवेट है, पब्लिक है या इसके अलावा जॉइंट सेक्टर के अंदर है या कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर है, तो ये कम्प्लीटली वहाँ पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का वहाँ ओनरशिप है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो उनके ऊपर में ये कम्प्लीटली ये फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताया गया है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं और डिपेंड भी करती हैं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर में। सबसे पहले हम बात करें रॉ फाइबर के रूप में, यहाँ पे जो फाइबर है उसका प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद में उसका स्पिनिंग होकर उसका यार्न बनेगा, यार्न का वहाँ पे वेविंग फैब्रिक है उसको कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसको वहाँ पे गारमेंट, वहाँ पे जो कपड़ा है वो यहाँ पे बनता है। तो इस तरीके से बताया गया है कि कैसे जो बेसिकली रॉ फाइबर है वो यहाँ पे फाइबर के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो किस तरीके से जो एग्रो के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे शो किया गया है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो किस तरीके से है। अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टूडेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडिया का यूनिक पोजीशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। आप देखिए कि हमारा जो अहमदाबाद का जो रीजन है जिसको इंडियन मैनचेस्टर के रूप में बोला जाता है, वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हुआ। इसके अलावा इंडिया है जो सेल्फ सफिशिएंट भी है इस इंडस्ट्री में वैल्यू चेन्स को डेवलप करने में। किस तरीके से स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ये इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन होना चाहिए। कॉटन यहाँ पे इंडिया में जो हम बात करें कि जो डेक्कन ट्रैप का इलाका है, जो ब्लैक सॉइल जहाँ पे होती है, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है, गुजरात महाराष्ट्र का जो रीजन है। तो कॉटन जो टेक्सटाइल है, एंशिएंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल जो प्रोड्यूस होते थे हैंड स्पिनिंग के थ्रू, जो चरखा जो चलाया करते थे, गांधी जी द्वारा जो चरखा है वो चलाया जाता था। आप देखिए कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, तो यहाँ पे बताया गया है कि एंशिएंट समय से ही इंडिया के अंदर जो हैंड स्पिनिंग का जो रोल है वो रहा है। तो इसकी वजह से 18th सेंचुरी में जो पावर लूम्स हैं वो इन्होंने अपना प्लेस लिया। इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट के साथ ही पावर लूम्स है उन्होंने अपनी जो स्पेस है वो यहाँ पे टेक किया। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैं उनको एक सेटबैक हुआ था कॉलोनियल पीरियड के समय में, बिकॉज दे कुड नॉट compete विद द मील मेड फ्रॉम द क्लॉथ फ्रॉम द इंग्लैंड। जो इंग्लैंड की जो यहाँ पे जो फैक्ट्री है वहाँ से बन के जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो उससे हम compete नहीं कर पा रहे थे। compete किस लिए नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट्स? compete नहीं करने के बिहाइंड में जो रीज़न था कि जो इंग्लैंड से जो प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा फिनिश है, फिनिश होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हैंडमेड होगा और उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा नहीं होगा। तो फिनिशिंग अच्छा ना होने की वजह से जो यहाँ पे इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट आया करते थे कॉलोनियल समय में, तो उनका जो यहाँ पे हम बात करें कि जो मार्केट है वो डेवलप होने लगा। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि पहली जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल जो है टेक्सटाइल मिल है जो इंडिया में मुंबई के अंदर लगी 1854 के अंदर में, ये हमको पता होना चाहिए। द 2 वर्ल्ड वॉर जो इंग्लैंड के अंदर फोर्ट किए गए, जो इंडिया वाज द ब्रिटिश कॉलोनी होने की वजह से देयर वाज ए डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, हेंस दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई वर्ल्ड वॉर के समय में, तो इंडिया में लिटिल बिट जो बूस्ट है वो इस इंडस्ट्री को उस समय में मिला।
अगर हम पहली सक्सेसफुल टेक्स्ट माइल की बात करें, मुंबई में 1854 में हुई, ये हमने देखा कि सबसे पहले 1854 में हुई। ट्रेन 1853 में चले थे स्टूडेंट्स। 54 में टेक्सटाइल यहाँ डेवलप होती है। इसके अलावा हम बात करें कि जो एंशिएंट समय में, जो हम बात करें कि अर्ली एरा के समय में, जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी होने की वजह से, मार्केट का अवेलेबिलिटी होने की वजह से वहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से जो पोर्ट हैं वो भी काफ़ी पास हैं। तो वहाँ पे बेसिकली मार्केट होने की वजह से, रॉ मटेरियल होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से, और लेबर होने की वजह से, और एक मॉइस्ट वहाँ पे क्लाइमेट होने की वजह से, मेन बिहाइंड में ये रीज़न है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वहाँ पे। इंडस्ट्री हैज़ ए क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर, प्रोवाइड ए लिविंग टू द फार्मर, कॉटन बॉल्स प्लैकर एंड द वर्कर्स इंगेज इन द गिनिंग एंड स्पिनिंग एंड वीविंग। जो इसके सेक्टर हैं इस इंडस्ट्री के, उन सब में इनके जो फार्मर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने अपना जो यार्न है वो जापान को भी सेंड किया है स्टूडेंट्स। जापान के अंदर आप देखिए कि हमने जो अर्लियर क्लासेज हैं वहाँ पे रीड किया था कि जापान के अंदर जो ओसाका नाम की जगह है वहाँ पे किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से जापान में किया हमने, हमारा यार्न है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे कंट्री हैं जिसमें आप देखिए कि इंडिया ने यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोप, ऐसे सभी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज़ में अपना जो यार्न है, अपना जो धागा है वो सेंड किया है। हाई क्वालिटी का यार्न बना कर आता था। वेविंग और इस तरीके की फैसिलिटीज़ होने की वजह से हाई क्वालिटी का यार्न है जो प्रोड्यूस किया जाता था हमारे कंट्री के अंदर में, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए। ये मैप के अंदर कुछ जगह बताई गई हैं प्रेजेंट समय के में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे डेवलप हुई है। आप देखिए कि यहाँ पे जयपुर है, बीकानेर है, लुधियाना भी है। लुधियाना पंजाब के अंदर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है प्रेजेंट समय में टेक्सटाइल सेक्टर में, कपड़ों का जो मार्केट है उसके अंदर में। सेकंड, अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री की, जूट के जो हम बात करें कि प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हमने देखा था कि जो पानी की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है इसको। तो जूट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट वहाँ पे होगा जहाँ पे रिवर हो और थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट हो। तो स्टूडेंट, जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था इंडिया, बट सेकंड प्लेस आया है अब इंडिया का, क्योंकि प्रेजेंट समय में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट आफ्टर द बांग्लादेश के बाद में सेकंड है इंडिया की जो रैंकिंग है। आज़ादी से पहले तो हम फर्स्ट ही हुआ करते थे, बट पार्टीशन के बाद में जो एरिया बांग्लादेश, जो हमारे कलकत्ता का जो रीजन है वो ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जाने की वजह से जो जूट का प्रोडक्शन है वो बांग्लादेश के द्वारा हाईएस्ट किया जाता है। तो जूट के लिए हमने देखा जो हुगली बेसिन का एरिया है वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, और जूट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होने की वजह से वहाँ पे जो जूट इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चीप लेबर भी मिलती है वहाँ पे जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के जो एरिया हैं वहाँ से लेबर का मिलना उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कोलकाता एक अर्बन सेक्टर भी है, बैंकिंग की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस है, तो इसी वजह से, इसके अलावा वहाँ पे हुगली पोर्ट होने की वजह से यहाँ पे मार्केट के द्वारा उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जूट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने में हमारे ईस्टर्न एरिया में। अगर हम थर्ड बात करें, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री के बाद में हम बात करें कि हमारी शुगर इंडस्ट्री है। तो शुगर इंडस्ट्री में तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि शुगर केन के ऊपर डिपेंड होती हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी हैं कि यहाँ पे जो शुगर केन का जो एग्रीकल्चर फील्ड होगा उनके आसपास ही हमको देखने को मिलेंगी ये इंडस्ट्री, क्योंकि हमको पता है एक बार शुगर केन को अगर कट कर लिया जाता है तो 48 आवर्स के बाद में जो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। तो डिक्रीज होने की वजह से ये जो इंडस्ट्री है इसका आपको जो एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा कि उसके आसपास ही देखने को मिलेगा जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन होगा। तो गुड़ और खानसरी इसके प्रोडक्ट हैं, और इसके अलावा इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हम बात करें कि जो यहाँ पे जो आउटपुट निकलता है इस इंडस्ट्री का, जो शुगर केन को जब यूज किया जाता है और उसका जो प्रोडक्ट वो निकाला जाता है, तो उसके बाद में भी इसका जो हम बात करें कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर यूज किया जाता है इस इंडस्ट्री के, शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर में। तो हमको जो मेन रीजन है जहाँ पे शुगर उगाया जाता है
वो महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, पंजाब के अंदर भी कुछ रीजन है जहाँ उगाया जाता है। इसके अलावा आप हरियाणा के अंदर देखिए, यमुनानगर का एक एरिया है जहाँ पे भी उगाया जाता है शुगर केन काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे शुगर मिल्स काफ़ी अच्छी हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो शुगर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमने देखी एग्रीकल्चर बेस जो यहाँ पे टेक्स्ट इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हमने देखा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो मिनरल बेस इंडस्ट्री हैं उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ। और मिनरल बेस जो इंडस्ट्री है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है आयरन और स्टील की इंडस्ट्री। हमको पता है स्टूडेंट्स कि आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री हैं एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे की मशीनरी के ऊपर, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर में। स्टील को अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर के लिए, इंजीनियरिंग क्वालिटी है, वैरायटी है, उसकी ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, इन सब के अंदर जो स्टील है, आयरन है, इनका यूज होता है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन अगर हम बात करें, स्टील का इज ऑफ्टन रिगार्डेड इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा जो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट होगा स्टील का, उतना ही ज़्यादा कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो हमको देखने को मिलेगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक हैवी इंडस्ट्री है बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश प्रोडक्ट आर द हैवी एंड बल्की। और हैवी एंड बल्की होने की वजह से भी इसको हैवी इंडस्ट्री के रूप में माना गया है। इसके अलावा इनके ट्रांसपोर्टेशन भी हैवी कॉस्ट के डिपेंड करता है, हैवी कॉस्ट होता है। इसी वजह से यहाँ पे आयरन ओर, कुकिंग कोल और लाइम स्टोन है वो रिक्वायर करता है 4:2:1 के अंदर में। सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इन सब की ज़रूरत होती है, या स्टील को हार्ड करने के लिए मैग्नीज की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब हमको यहाँ देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से एक इंडस्ट्री है वो जो दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरीके से स्टील की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में इन सब जो कोल है, अगर हम बात करें जो कोल है, इसके अलावा आयरन है, इसके अलावा लाइम स्टोन है, और आप देखिए कि मैग्नीज है, इसकी भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है स्टील को हार्डन करने के लिए। वेयर शुड द स्टील प्लांट इज आइडली लोकेटेड। तो आप बताइए कि कहाँ पे लोकेटेड हो सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें कि जहाँ पे जो कोल है उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है तो उसी एरिया के अंदर हमको देखने को मिलेंगे जो स्टील इंडस्ट्री हैं, जो आयरन बेस इंडस्ट्री हैं, वो सब वो हमको उसी एरिया के अंदर देखने को मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा। ये स्टील के जो फर्नेस है उसके बारे में जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि कैसे किस तरीके से जो बेसिकली स्टील का जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसका यूज किया जाता है। अगर आपने मेटलर्जी रीड की होगी, मेटलर्जी के अंदर भी इन सबको पढ़ाया जाता है 12th क्लास में। जो मेटलर्जी है उसके अंदर में, या आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेटलर्जी का जो बीटेक या जो डिग्री है वो भी करते हैं, तो उनके अंदर कम्प्लीटली ये सब चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो आप देखिए कि इसी रीजन के अंदर जहाँ कोल का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा विजयनगर का एक एरिया है, सेलम है, विजयनगर है, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ एक्सेप्शन एरियाज़ भी हैं। यहाँ से निकल के एक विशाखापट्टनम है। तो ये कुछ एरिया हैं जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। बाकी तो ये एक बल्क रीजन है जहाँ पे जमशेदपुर है, ये जो एरियाज़ हैं, भिलाई है, दुर्गापुर है, बोकारो है, इन सब एरियाज़ के अंदर आपको स्टील प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होता है लार्ज होता है, हैंडल एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। इंटीग्रेटेड मीन्स वो वर्ड से ही शो हो रहा है कि कोई ऐसा प्लांट जिसके अंदर इंटीग्रेटेड वे में जो डेवलपमेंट है वो किया जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को है उसको इस्टेब्लिश किया गया एक PSU के रूप में। यहाँ पे स्टील का अच्छे से प्रोडक्शन किया जाए। PSUs बहुत सारे PSUs डेवलप किए गए थे स्टूडेंट्स, और जो इस्टेब्लिश किए गए थे उनका रोल भी काफ़ी अच्छा था। आप देखिए कि इन्हीं PSUs में कुछ महारथन कंपनीज भी हैं इंडिया में प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें 1950 में जो चाइना और इंडिया हैं वो प्रोड्यूस करते थे सेम क्वांटिटी का जो स्टील है वो। अगर हम बात करें कि आज के समय में जो चाइना है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, कंज्यूमर भी है। और स्टील का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन और जितना ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है वो डिपेंड करता है वो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से हो रहा है वहाँ पे। छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन में हमको मैक्सिमम जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री हैं वो देखने को मिलेंगी, लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज है उस रीजन के अंदर में डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे जो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर है वो अवेलेबल है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल है वो उसकी प्रॉक्सिमिटी पास होने की वजह से, चीप लेबर मिलने की वजह से उस एरिया के अंदर जो लेबर की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है।
दूसरा अगर हम बात करें कि वास्ट जो ग्रोथ की पोटेंशियल है होम मार्केट के अंदर, तो इंडिया की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उनका डेवलपमेंट आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैं वो अभी तक परफॉर्म ना कर पाई हैं, उनके बिहाइंड में कुछ रीज़न है कि एक तो हाई कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर में। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारी जो लेबर है वो अनएजुकेटेड लेबर होने की वजह से, देखिए इंडिया के अंदर एक बात चलती है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया में, तो यूथ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, वो मीन एज है वो काफ़ी कम है, तो वो यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। पर स्टूडेंट्स हमारी यूथ के पास में स्किल ना होने की वजह से, मैक्सिमम यूथ के पास में स्किल ना होने की वजह से यहाँ पे बेसिकली ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डिजास्टर के रूप में ना बदल जाए। तो यहाँ पे ये एक ही बेसिक यही एक कंसर्न है कि किस तरीके से जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी है एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया। यहाँ पे बेसिकली जो एल्यूमिनियम की जो यहाँ पे स्मेल्टिंग की जाती है उस प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे बेसिकली जो सब्स्टिट्यूट के रूप में स्टील है, कॉपर है, जिंक है, लीड है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर में यूज़ किया जाता है और कैसे एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये कम्प्लीटली जो साइंस है उसका ये टॉपिक है, जो एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग किस तरीके से की जाती है। हमारे जोग्राफिकल बेस से जो इम्पोर्टेंस है कि किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कौन से रीजन के अंदर हुआ कहाँ पे वो इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो वो हमारा कम्प्लीटली जोग्राफिकली बेस है। ये कम्प्लीटली साइंस के बारे में बताया गया है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि बॉक्साइट है उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट क्रश एंड एल्यूमिनियम डिजोल आउट, एल्यूमिनियम का रिफाइनरिंग होता है, फिर यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में। इसके अलावा हम बात करें कि एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग प्लांट हैं कंट्री के अंदर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे लोकेटेड हैं। ये बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है बल्क वे में, डार्क रेडिश कलर होता है रॉक का। इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो एल्यूमिनियम की जिसके बारे में हमने रीड किया वो बताया गया है। इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए, रॉ मटेरियल को यहाँ पे अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द मिनिमम कॉस्ट, टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री हैं उसके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। एक तो यहाँ पे जो पावर की सप्लाई है वो रेगुलर होनी चाहिए, फिर सेकेंड है बॉक्साइट को जो यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हैं, ये कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज आ गई हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या होती हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री मेनली द यूरिया का प्रोडक्शन, डीएपी या मोरिएट ऑफ पोटास है, एमओपी है, इनका प्रोडक्शन जो किया जाता है। जो एनपीके जो हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटास जो है उसको गेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट है हमारी सॉइल के लिए, तो पोटास जो है एंटायरली इंपोर्ट किया जाता है कंट्री में। ये कोई भी रिजर्व ना होने की वजह से पोटास का इंडिया में, तो पोटास जो है जो के है एनपीके के अंदर जो के का जो कंपोनेंट है ये कम्प्लीटली इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर में। यहाँ पे कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी यहाँ पे इनका अगर हम बात करें कोई भी प्लांट ना होने की वजह से, कोई भी रिजर्व ना होने की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, उसका जो फर्टिलाइज़र है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, तो इसकी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर भी एक्सपेंड आया। हमको देखने को मिलता है कि इस इंडस्ट्री के जो फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री के जो प्लांट्स हैं उनका जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि केमिकल बेस पे डिपेंडेंट हैं। गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन सब एरियाज़ के अंदर आपको जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसके जो प्लांट हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें जो सीमेंट इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो सीमेंट है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट, क्योंकि बिल्डिंग करने के लिए, हाउस बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड, एयरपोर्ट, डैम, सब कुछ बनाने के लिए जो सीमेंट है
वो एक कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट या पर्सनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सीमेंट है उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर द बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल चाहिए इनको, जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होना चाहिए। इनकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहाँ से जो गल्फ़ कंट्रीज़ का जो मार्केट है वो एक्सेस कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पहला जो सीमेंट का जो प्लांट है वो चेन्नई के अंदर सेटअप किया गया था 1904 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेंड हुई है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस ए रेडीली अवेलेबल मार्केट इन द ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट। जो एशिया है, साउथ एशिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है। इंडस्ट्री, ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। पर सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे जो अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये देखने को मिलती है आपको कि जहाँ भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो आपको पोल्यूट होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होगा कंटिन्यू, क्योंकि जिन भी एरियाज़ के अंदर में जो यहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ मेरे जो नेटिव एरिया की, वहाँ पे एशिया का सेकंड नंबर का प्लांट लगा हुआ है। तो एशिया का सेकंड नंबर का प्लांट है और वहाँ पे जो बेसिकली जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहा है। कंटिन्यू डिक्लाइन होने के बिहाइंड में जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इनका काफ़ी बड़ा, जो हम बात करेंगे, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर में, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर को कम करने में, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो वाटर है उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। बोरवेल्स कंटिन्यू बनाए जाते हैं, उस वाटर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करने में, क्योंकि जितने भी बड़े प्लांट लगेंगे वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है उसको खुद ही ऑटोमेटिकली अपना जनरेट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमको देखने को मिलेंगी, मोटरसाइकिल, ट्रक हैं, स्कूटर्स हैं, इन सब का जो डेवलपमेंट होता है। ये इंडस्ट्री आपको दिल्ली के आसपास गुरुग्राम है, मुंबई है, पुणे है, जमशेदपुर, बेंगलोर, इन सब एरियाज़ के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी ये जो इंडस्ट्री है। और ये बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। आप देखिए कि कोई भी मोटर बाइक बनाई जाती है, कोई भी सपोज कीजिए कोई भी मोटरसाइकिल बनाई जाती है, तो कोई भी बाइक के बिहाइंड में टायर इंडस्ट्री भी होती हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट इंडस्ट्री हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, IT इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो ये प्रेजेंट युग यहाँ पे हमको पता है कि सॉफ्टवेयर का है। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जो गुरुग्राम है, बेंगलोर का एरिया है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बेसिकली नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं। इनके लिए लोकेशन की कितनी ज़्यादा जो ज़रूरत है वो नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंडस्ट्री की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें एयर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, वाटर के अंदर में ज़मीन ख़राब होगी और नॉइस पोल्यूशन, ये 4 कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एयर की बात करें, एयर के अंदर जो अनडिजायरेबल जो गैसेज हैं उनका प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की जो गैसें हैं वो बढ़ने लगेंगी, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होगा। एयरबोर्न जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड हैं, वो डस्ट के रूप में, स्प्रे के रूप में, मिस्ट और स्मोक के रूप में, जो केमिकल यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री के द्वारा, पेपर फैक्ट्रीज के द्वारा, ब्रिक एंड क्लीन इंडस्ट्री के द्वारा, रिफाइनरीज के द्वारा, स्मेल्टिंग प्लांट्स के द्वारा या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो सब आपको वहाँ पे एयर को वहाँ पे ख़राब करने में बेसिकली एक रोल प्ले करता है, एयर को पोल्यूट करता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहाँ पे कंटिन्यू डिक्लाइन होगा, एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसमें आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी है, विशाखापट्टनम का जो इंसिडेंट है 2020 का, तो इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, तो वो भी एक इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा इंसिडेंट था केमिकल इंडस्ट्री की वजह से। तो सेकंड अगर हम बात करें कि वाटर पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री हैं, केमिकल टेक्सटाइल हैं, डाइंग इंडस्ट्री हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं,
इसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हैं, इनकी वजह से हमको देखने को मिलेगा कि वाटर बॉडीज़ हैं, जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको वाटर बॉडीज़ के अंदर में ये लोग छोड़ देते हैं। आप देखिए कि जो गंगा की जो सिचुएशन है वो ख़राब होती है कानपुर को जैसे ही गंगा रिवर के द्वारा क्रॉस किया जाता है उसके बाद में। इसके अलावा फ्लाई एसेज हैं, फॉस्फो एंड जिप्सम हैं, आयरन एंड स्टील स्लैग्स हैं। ये मेजर वेस्ट हैं जो यहाँ पे पानी की वाटर बॉडीज़ में आपको देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम होगा, वहाँ पे वाटर का जो पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज होगा। थर्ड अगर हम बात करें थर्मल पॉल्यूशन हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। थर्मल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर प्लांट से, न्यूक्लियर वेपन्स से, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र से, जो भी फैसिलिटीज़ हैं इनसे जो वेस्ट निकलता है, इसकी वजह से आपको जो कैंसर हैं, बर्थ का जो डिफेक्ट है, मिसकरेज हैं, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, वाटर का पॉल्यूशन है, इस तरीके की जो बहुत सारी जो सिचुएशंस है वो देखने को मिलेंगी थर्मल प्लांट्स की वजह से। नॉइस पॉल्यूशन सबसे बड़ा इश्यू है। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कंटिन्यू मशीन्स का यूज़ होने की वजह से जो नॉइस लेवल है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को, इरिटेशन एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, स्ट्रेस लेवल है, जो इनके लेबरर्स हैं, जो वर्क करने वाले वहाँ के एरिया में रहने वाले लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एनटीपीसी के द्वारा एक मेजर पावर जो हम बात करें प्रोवाइडिंग कोऑपरेशन है इंडिया में, उसके द्वारा एक इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पे डेवलप किया गया है, ISO 14001 है। ये बेसिकली यहाँ पे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ डेवलप किया गया है। यहाँ पे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा जिस तरीके से जो वहाँ पे जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम हो। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जिनको भी डेवलप किया जा रहा है कि वाटर का जो वेस्ट है वो कम से कम हो, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये यमुना के अंदर लगा हुआ है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं। समय समय पे जो NGT जैसे ट्राइब्यूनल्स हैं उनके द्वारा काफ़ी जजमेंट्स दिए जाते हैं, बताया जाता है कि इस तरीके से आप कुछ चेंजेज कीजिए इंडस्ट्री के अंदर में, कुछ ऐसे जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ कीजिए जिससे इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा, पोल्यूशंस के बारे में देखा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के बारे में देखा कि कहाँ कहाँ वो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। जो इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने अर्लियर बुक्स के अंदर काफ़ी अच्छे से रीड किया है। एक चैप्टर और बचता है स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो नेशनल हाईवेज़ हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो उस चैप्टर को भी जल्दी आपके लिए अपलोड कर देंगे, तो आप बुक से इनको रीड करना अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।